हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। मैं कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने सारी लेक्चर्स पिछले देख चुके हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आज आपका ये चौथा पार्ट है लेक्चर का, तो ये चैप्टर यहाँ आज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है वस्त्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में। तो उसको शुरू करने से पहले इस चैप्टर को ख़त्म करना है हमें, तो आज हम इसे ख़त्म करेंगे। मैंने पहले आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बता दिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बता दिया है। इन सभी चीज़ों को बताने के बाद आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। वो कौन से रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं और कैसे फैलते हैं, और इनसे हमें बचने के लिए क्या क्या करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और एक और टॉपिक रह जाता है इसी में, टीकाकरण, जो कि इसी में आता है संक्रामक रोग में ही, जो कि आपको कहीं ना कहीं बेसिकली इन सभी बीमारियों से बचाती है। टीकाकरण वह विधि है जो कि आपको संक्रामक रोगों से बचाती है। तो टीकाकरण के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले संक्रामक रोग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग हम लोग उसे कहते हैं जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीवों की मदद से फैलते हैं। वो सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है। ये चारों में से कोई भी वो जीवाणु या सूक्ष्म जीव हो सकता है। तो इसी की मदद से संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फैलने का कारण या तो आप उस व्यक्ति के टच में आए हैं, या तो फिर आपने उसके रक्त को अपने शरीर में लिया, या फिर किसी भी तरीके से आप उसके कांटेक्ट में आए हैं जिसकी वजह से ये रोग आपके शरीर में पहुंचा है। कभी कभी ये बीमारी हवा में भी सांस लेने से हो जाती है, जैसे कि जहाँ पे ये रोगाणु पहले से मौजूद होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाके सांस लेते हो तो वहाँ भी आपको ये रोग हो जाते हैं। तो देखिए, रोगाणु किसे कहते हैं? जो आपके शरीर को बीमार कर देता है, तो उसी को, जो सूक्ष्म जीव आपको बीमार कर देता है, उसी को हम लोग रोगाणु कहते हैं। तो जब संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा व्यक्तियों से मिलना जुलना कम कर दीजिए। जैसे कि कोरोना का समय आया था, तो कोरोना के समय में आपने देखा कि कोरोना भी एक संक्रामक बीमारी था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था। तो उसमें डॉक्टरों ने सलाह दी कि मास्क लगा के चलिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूरी बना के रखिए, और सैनिटाइज़र का यूज कीजिए। मतलब कि उसके जितने भी प्रिकॉशंस थे वो सभी आपको दिए गए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। इस प्रकार की सलाह आपको दी गई। बहुत सारे लोगों ने इस सलाह का पालन भी किया, और बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं माना। जिन लोगों ने नहीं माना, हो सकता है उसे कोरोना हो गया होगा, और जिसने माना वो स्वस्थ होगा। तो ऐसे जो रोगाणु होते हैं, संक्रामक बीमारियों को कैरी करने वाले, ये क्या करते हैं कि जो शरीर होता है, जो रोगी का शरीर होता है, उसी में अपनी वृद्धि करते हैं, यानी कि उसी के शरीर को अपना घर बना लेते हैं, वहीं ये रहते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हवा के माध्यम से पहुंच सकता है, जल के माध्यम से, आप जो जल पीते हैं उसके वजह से पहुंच सकता है, या फिर क्या होता है कि अन्य माध्यमों की वजह से भी पहुंच सकता है। जैसे कि मैं बात करूं तो अन्य माध्यमों की, तो मच्छर जैसे हो गया कि अगर आपको मच्छर भी काटता है तो मलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया में, जैसे मैं उस दिन बता रहा था क्लास में, कि एक रोग ऐसा होता है जिसमें कि सामान्य मनुष्य का शरीर पैर हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, तो उसे फाइलेरिया कहते हैं। उस दिन मुझे हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस बीमारी का नाम नहीं बताया। तो फाइलेरिया हो जाता है। लेकिन बालू मक्खी अगर आपको काट लेती है, जैसे कि सैंड फ्लाई भी कहा जाता है, तो आपको कालाजार हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हमें बचना है, और इसके बचने के
कुछ नीचे टिप्स भी दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि प्रमुख संक्रामक बीमारी कौन कौन से हैं। जीवाणु से होने वाले बीमारियों की मैं बात करूं तो कॉलरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ये सभी चीज़ जीवाणु से होते हैं। ये सभी बीमारियां जीवाणु से होते हैं। वायरस से होने की मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, मम्स हो गया, ये सभी बीमारियां वायरस से होती है। फंजाई से बात करूं तो चर्म रोग हो गया। प्रोटोजोआ से बात करूं तो मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस, ये सभी बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं। कालाजार, अमीबिया पेचिस और मलेरिया। कृमि से मैं बात करूं तो फलेरिया होता है, कृमि से फाइलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस। फंजाई से चर्म रोग होता है, वायरस इन्फ्लुएंजा, एड्स, मम्स, चेचक, ये सभी होते हैं। और जीवाणु से क्या होता है, टाइफाइड, कॉलरा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, डायरिया, टीबी, ये सभी बीमारियां होती है। तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे और उसके बारे में फिर इससे आगे थोड़ा सा जानेंगे। तो लिखिए कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से, संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं, संक्रामक बीमारी कहते हैं ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग कहा जाता है। अब जैसे कि मैं बता चुका हूं कि संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है, जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, वह फंजाई प्रोटोजोआ वो फंजाई से फैलते हैं। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ वो फंजाई से क्या होते हैं, फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। रोगाणु क्या होते हैं कि रोगी के शरीर में ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। रोगी के शरीर में ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। रोगाणु रोगी के शरीर में ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि उसी के शरीर को अपना घर बना लेते हैं, वहीं पे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि वहीं पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। अब रोगाणु कैसे पहुंचता है स्वस्थ मनुष्य तक, तो रोगाणु स्वस्थ मनुष्य तक हवा, पेयजल,
व अन्य माध्यमों से पहुंचते हैं। अन्य माध्यमों से पहुंचते हैं। अन्य माध्यमों में जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे चुका हूं, मच्छर काटने से क्या हो सकता है? मच्छर काटने से आपको मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, या फिर सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है? सैंड फ्लाई के काटने से कालाजार होता है, जो कि प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। अब प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जीवाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फंजाई से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग और कृमि से होने वाला रोग। यही सभी रोग हैं जो कि संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हो गया। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा प्रमुख संक्रामक रोग की बात करूँ तो ये जैसे कि पहला जीवाणु से। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु से कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया वो टीबी। इसी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। आदि। तो ये सभी रोग जीवाणु से होते हैं। वायरस से दूसरा, वायरस से इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मम्स आदि। ये सभी बीमारी वायरस से होते हैं। इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मम्स इत्यादि। अब फंजाई की बात करूं मैं, तो फंजाई से कौन कौन से रोग होते हैं? फंजाई से आपका होता है सिर्फ और सिर्फ चर्म रोग, यानी कि दाग, खाज, खुजली जिसे कहते हैं, वो सभी आपके फंजाई से होते हैं। और ये सभी नमी वाली जगह पे होते हैं, जैसे जहाँ पे एक स्किन दूसरे स्किन को टच करता है वहाँ पे होता है। जैसे कि जहाँ जैसे केहूनी के पास हो गया आपका, आपके जेनाइटल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये सभी चीज़ें
जो होती है, जहाँ पे नमी वाला जगह होता है वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये बीमारियाँ वहीं देखने को सिर्फ और सिर्फ मिलती है। चौथा में बात करूँ तो प्रोटोजोआ होता है। चौथा प्रोटोजोआ से, अरे भाई प्रोटोजोआ से, अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इससे हो जाता है मलेरिया, हो गया, कालाजार हो गया, वो अमीबिया पेचिस, तो ये थे आपके प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग। कृमि द्वारा मैं बात करूं, कृमि द्वारा तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ फाइलेरिया, जो कि मच्छर काटने से होता है। ये सभी रोग संक्रामक रोग के श्रेणी में आते हैं और आपको यही सभी चीज़ें जाननी थी। या तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। संक्रमण वाले रोग जो होते हैं वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को कब हो सकता है, किस कारण की वजह से हो सकता है, क्या गलती करेगा वो तो उसे हो जाएगा। इन सभी चीज़ों पे हम लोग नज़र डालेंगे एक बार। फिर इसके उपाय भी हैं कि इसे बचा कैसे जा सकता है, आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो देखिए, अगर आपका हो गया है तो मैं इसे मिटाता हूँ। संक्रामक रोग के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग होने के कारण क्या क्या हैं कि या तो जहाँ पे वो रोगाणु मौजूद हैं हवा में, आप वहाँ जाके अगर सांस लेते हैं तो आपको ये बीमारियाँ होगी। संक्रमित भोजन करने से या फिर संक्रमण वाले व्यक्ति के साथ संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, या फिर संक्रमित जल पीने से, कीड़ों के काटने से, कुछ कीड़ों के काटने से भी हो जाता है। जैसे मच्छर काटने से मैं क्या अभी बता रहा हूँ कि मलेरिया और फाइलेरिया होता है, और बालू मक्खी काटने से आपको कालाजार होता है। संक्रमित मनुष्य के रक्त या फिर अन्य तरल पदार्थ से आपको हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, या फिर जैसे कि अन्य तरल पदार्थ जैसे कि स्पर्म आ जाता है। ये सभी चीज़ें की वजह से आपको क्या हो सकता है कि संक्रमण वाले रोग हो सकते हैं। संक्रमित मनुष्य जो होता है, जिसको पहले से यह रोग हो चुका होता है संक्रमण वाले, अगर उसका आप बर्तन यूज करते हैं, उसका आप कपड़ा यूज करते हैं, उसका तौलिया यूज करते हैं, या फिर उसके बिस्तर पे आप लेटते हैं, तो भी आपको ये सभी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए संक्रमण वाले बीमारियों से संक्रमित लोगों से थोड़ी सी दूरी रखें, उसके चीज़ों से दूरी रखें, और उसके चीज़ों को, अगर कोई व्यक्ति घर में संक्रमित हो चुका है तो उसके चीज़ों को अच्छे से साफ़ सफाई करें। और आप जब घर में हो जाता है किसी को तो उसकी सेवा तो करनी पड़ती है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करें, अपने आप
को थोड़ा सा सही से रखें ताकि आप भी उस चपेट में ना आए। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके नियंत्रण के क्या क्या प्रमुख कारण हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि रोगाणु से संक्रमित हवा में सांस लेने से अब ये तो भाई किसी को नहीं पता कि वो हवा कहाँ पे है, वहाँ जाके हमें सांस नहीं लेना है। तो ये एक फैक्टर हो गया जो कि पता नहीं होता है किसी को। तो लेकिन संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से ये तो पता है, या फिर संक्रमित भोजन पेयजल से, ठीक, कीटों के काटने से, कुछ कीटों के काटने से, कीटों के काटने से, इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो सकता है, मलेरिया या फाइलेरिया, ठीक। और अगर बालू मक्खी काटेगा, बालू मक्खी जिसे कि हम लोग इंग्लिश में सैंड फ्लाई कहते हैं, सैंड फ्लाई, तो इसके काटने से कालाजार हो सकता है, कालाजार। अब संक्रमित मनुष्य के रक्त व तरल पदार्थ से, संक्रमित मनुष्य के रक्त व तरल पदार्थ से हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि संक्रमित मनुष्य के उपयोग में लाई गई वस्तुओं से, अगर आप उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को अगर आप उपयोग में लाते हो तो फिर आपको भी ये चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो तौलिया अगर वो यूज़ कर रहा है तो आपको उसका तौलिया यूज़ नहीं करना है, उसका बिस्तर यूज़ नहीं करना है। उसका बिस्तर यूज नहीं करना है, उसके कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, इन सभी चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। फटाक से थोड़ा सा
और हाँ भाई, अगर तुम्हें कुछ बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा पूजा पाठ का माहौल है, नवरात्रि है अभी, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलो। भगवान का पूजा हो रहा है। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो कारण अब हम लोग के कारण हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए, संक्रामक रोगों के नियंत्रण क्या क्या हो सकते हैं। स्वच्छ वायु में सांस लीजिए, भोजन को ढक कर रखिए, मच्छरों को काटने से खुद को बचाना है, और रोगियों द्वारा उपयोग में लाए गए कपड़ों, बर्तन तथा जो भी चीज़ वो अपने उपयोग में लाता है उससे आपको दूरी बना के रखनी है, और रोगियों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे सही तरीके से फेंकना होता है। टीकाकरण समय समय पर करवाते रहिए। जिस चीज़ की भी आपको मतलब कि जिस चीज़ की आपने टीका नहीं लगवाया है, जिस चीज़ों के टीका नहीं लगवाया है आपने, उसका टीका लगवा लो। जिन भी चीज़ों के नए अभी जैसे मार्केट में जो वैक्सीन्स आ रही हैं उनको आप लोग देखिए, पहले ट्रायल फेज जैसे पूरा हो जाता है फिर उनको आप लगवाइए अपने शरीर में। जैसे कि हेपेटाइटिस बी का आता है वैक्सीन, पोलियो का आता है वैक्सीन, इन सभी चीज़ों के वैक्सीन जो आते हैं उन्हें आप लगवाइए। बहुत सारे पोलियो क्या है, पोलियो और मलेरिया, इन सभी चीज़ों के वैक्सीन बच्चे में ही पड़ जाते हैं सभी को। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे जो वैक्सीन आते हैं जो कि बड़ों के लिए होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को लगवाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। वैक्सीन लगवा लेने से आपको वो बीमारियां नहीं हो सकती है, या चांसेस उसके बहुत ही कम हो जाते हैं होने के। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है समय समय पे। अपने पालतुओं को भी, अपने पालतू मतलब कि जैसे आप अगर कुत्ता अपने घर में पाल रखा है तो उसको भी वैक्सीनेशन करवाते रहिए। अब देखिए, मैं इसी में कवर कर देता हूँ वैक्सीनेशन का टॉपिक। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन वह विधि है जिसमें कि किसी विशिष्ट रसायन का मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि वह मनुष्य जब उसके शरीर में उस विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है तो उसके शरीर में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि जब स्पेसिफिक चीज़ का, जैसे कि आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाते हो, जिससे कोरोना के समय में कोरोना का वैक्सीन लगवाया गया, तो शरीर ने खुद इम्यूनिटी बना ली कोरोना के खिलाफ। अब आने वाले जो भी वायरसेस हैं कोरोना का, वो अटैक करेंगे तो बॉडी भी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और जहाँ तहाँ अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं लड़ पाती है वैक्सीन, तो वो चीज़ हमारे ऊपर भारी हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर चांस है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई मनुष्य उसी बीमारी से परेशान हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है। बहुत सारे केस आपने कोरोना में भी देखे होंगे कि लोगों ने वैक्सीन लगवाए, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, लगवाया, लेकिन फिर भी उसे कोरोना हो गया। तो चांसेस बहुत कम होते हैं होने के, लेकिन अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैक्सीन ही एक तरीका है जो कि आपको इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रख सकता है। वैक्सीन लेने से शरीर में क्या होती है कि इम्यूनिटी पावर, यानी कि जिसे हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, रोग निरोधक क्षमता बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही ठीक की जाती है, जैसे कि पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, ये सभी चीज़ें, चेचक और मीजल्स, ये सभी चीज़ों के लिए वैक्सीन कारगर है। इन सभी चीज़ों में वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस वैक्सीन से ही आपकी ये बीमारियाँ ठीक होंगी। और पालतू जानवरों जैसे कि कुत्ते अगर आप पाल के रखते हैं तो उसका भी समय समय पर वैक्सीनेशन करवाइए। टीकाकरण करवाना अनिवार्य होता है पालतू जानवरों का भी। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण आपको सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, यानी कि उसका कार्य क्या है? आपको सुरक्षित रखना। और आपको जब वो सुरक्षित रखता है तो रोग जो होते हैं संक्रमण रोग, वो धीरे धीरे कम जाती है। तो जब रोग नहीं होगा तो रोग भी नियंत्रण हो जाता है इससे, टीकाकरण से। तो इसलिए वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपने शरीर में वैक्सीन लगवाइए। और हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन और पल्स पोलियो के लिए राष्ट्रीय स्तर पे ये अभियान चलाए गए थे, जिसमें कि सफलता भी मिली सरकार को। तो वैक्सीनेशन एक मेजर फैक्टर है संक्रमित रोगों को रोकने के लिए या संक्रमण वाले रोगों को रोकने के लिए। तो वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए ताकि हमारा समाज जो है वो संक्रमण
वाले रोगों से मुक्त रहे। तो यहाँ तक ही आपका चैप्टर था। ये चैप्टर हमारे तरफ से बिल्कुल ख़त्म होता है। बस इसकी कुछ बातें लिखनी है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में शुरू होगा। तो कुछ बातों को लिखिए हमारे साथ। संक्रमण रोगों का नियंत्रण। हेडिंग में लगाना है संक्रामक रोगों के नियंत्रण। रोगों का नियंत्रण। पहले तो स्वच्छ कीटाणु रहित स्वच्छ कीटाणु रहित पेयजल का उपयोग। जो पेयजल होगा वो स्वच्छ होना चाहिए, पेयजल का उपयोग, और कीटाणु रहित होना चाहिए। ठीक, पहला ये था कि इसके नियंत्रण कैसे होते हैं संक्रामक रोग के। तो ये सभी चीज़ें, भोजन को ढक कर रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। भोजन को ढक कर रखना, मच्छरों को काटने से बचना, मच्छरों को काटने से बचना, और क्या है कि रोगियों के द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र, रोगियों के द्वारा उपयोग किए गए कपड़े, बर्तन, व बिस्तर की अच्छे से सफाई। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ कि ऐसा आपने सुना होगा कि घर वाले अक्सर इस चीज़ की सलाह देते हैं, जब भी कभी हॉस्पिटल से कोई व्यक्ति आता है या फिर किसी भी चीज़ से ठीक होता है बीमारी से, तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी कपड़ा बाहर से आता है हॉस्पिटल वगैरह से, तो इसे गर्म पानी में खींचना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब गर्म पानी से धोते हैं इस चीज़ कपड़ों को आप, तो गर्म पानी में लगभग बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की सलाह दी जाती है कि जो भी कपड़े आते हैं बाहर से उसे गर्म पानी में धोना चाहिए। तो और इसके पीछे यही लॉजिक है कि बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। रोगियों का अपशिष्ट पदार्थ,
सुरक्षित तरीके से फेंकना, रोगियों का अपशिष्ट पदार्थ सुरक्षित तरीके से फेंकना। अपशिष्ट पदार्थ में तो आप इतना जानते होंगे भाई, अभी इससे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, टीकाकरण करवाना, समय पर टीकाकरण करवाना, समय पर टीकाकरण करवाना किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी के खिलाफ ये आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, मेजर पोर्शन आपका ये आज खत्म हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बात को कि चैप्टर 3 थोड़ा सा सत्संग टाइप का चैप्टर है। इसमें कुछ ज़्यादा सीखना नहीं होता, बस शरीर के बारे में ही सारी बातें जाननी होती है। चैप्टर 4 जो होने वाला है वो थोड़ा सा इससे इंटरेस्टेड है, यानी कि मतलब थोड़ा सा उसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन 5 से जो चैप्टर आ रही है ना, चैप्टर 5 से जो आ रहा है टॉपिक, वो थोड़ा अच्छे लेवल का टॉपिक है। उसमें पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, दिमाग लगाना शुरू करना है। दिमाग लगाने वाले चैप्टर्स हैं वो सब। इसमें क्या है कि पढ़िए, चीज़ों को अच्छे से समझ के रखिए और पेपर में लिख देना है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ना है, रिवीजन में बार बार रखना है और कुछ नहीं करना। बस आप अब चैप्टर को अपने अंदर में रखिए, अपने काबू में रखिए, और ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि इससे बाहर आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। देखिए, यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो हेडिंग नेक्स्ट बदल के इसे कीजिए टीकाकरण। टीकाकरण, जिसे हिंदी में वैक्सीनेशन कहा जाता है, वैक्सीनेशन, जिसे कि हिंदी में वैक्सीनेशन कहा जाता है, टीकाकरण। ज़्यादा ऊपर हो गया ना। टीकाकरण, VACCI वैक्सीनेशन, NATION वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो देखिए, टीकाकरण क्या है। वह विधि, टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट रसायन पदार्थ का, किसी विशिष्ट रसायन पदार्थ का मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आगे आने वाले क्लासेस में टीकाकरण, वैक्सीनेशन को आप और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन क्या होता है और इसके कारण क्या है। ये बहुत चीज़ों के बारे में, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, लेकिन हायर क्लास में, थोड़ा सा हायर क्लास में। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इससे रोग
रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इससे रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और क्या होता है कि कुछ बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही ठीक किया जाता है, जैसे कि पोलियो हो गया, पोलियो, चेचक, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी वो मीजल्स, पोलियो, चेचक, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व मीजल्स जैसे रोगों को रोका जा सकता है। किससे? वैक्सीनेशन से, यानी कि टीकाकरण से। सही समय पर टीका लगवाने से ये सभी बीमारियों को रोका जा सकता है। और पालतू जानवरों को भी टीकाकरण लगवाना चाहिए। पालतू जानवरों का भी टीकाकरण करवाना अनिवार्य है ताकि उसको कोई ऐसा रोग ना हो और उससे आप में वो रोग ट्रांसफ़र ना हो, यानी कि उसे भी स्वस्थ रखना जरूरी है पालतू जानवरों को। देखिए, टीकाकरण का मतलब क्या होता है? टीकाकरण का मतलब क्या हुआ? टीकाकरण, इसका मतलब हो गया कि रोग नियंत्रण के लिए जैसे कि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित रोग से परेशान है और एक व्यक्ति जो कि पहले से वैक्सीनेशन करवा चुका है उस बीमारी के खिलाफ, अगर वो उसमें से सट के भी पार हो गया तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसे ये बीमारी हो, क्योंकि उसने पहले से ही टीका लगवा रखा है। तो अब देखिए, हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए। ये सवाल आ सकता है कि कौन कौन से अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए। तो हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन और पल्स पोलियो का अभियान जो था वो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया और उसमें सफलता भी मिली। तो हर व्यक्ति को वैक्सीन लेनी चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो।
यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए। यहाँ पे चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा। आने वाले कुछ दिनों में इसका प्रैक्टिस सीट भी आपको मिल जाएगा, जो कि टाइप हो चुका है। थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, क्योंकि अब जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेंगे वो सिर्फ एक ही मिलेंगे, उसी में सारे क्वेश्चंस होंगे। 2 प्रैक्टिस सीट किसी भी चैप्टर का नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 3 चैप्टर तक शायद मिल सकता है, या फिर 2 चैप्टर तक ही प्रैक्टिस सीट 2 मिलेगा आपको। तो हाँ, दूसरा चैप्टर तक ही प्रैक्टिस सीट 2 मिलेगा आपको, क्योंकि तीसरा अभी खत्म हुआ है। तो इसके एक ही प्रैक्टिस सीट मिलेंगे, उसी में सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसलिए रिवीजन अच्छे से करके रखिएगा, चैप्टर को अपने अंडर रखिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से करके रखिएगा। आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जो कि वस्त्र है। फिर उसे भी 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो 2 लाइनें मैं आपके लिए कहता हूँ कि कई लोग आपका साथ देते हैं और कई लोग कुछ रास्ते में ही साथ छोड़ देते हैं। तो वही मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि मेरे साथ चलने की शर्त पे कई लोग मेरे साथ चले, मेरे साथ चलने की शर्त पे कई लोग मेरे साथ चले, कुछ लोग रास्ते में ही बदल गए और कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल लिया। तो आपको अपना सफ़र अकेले ही तय करना है। लोग बदलते रहते हैं, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के चक्कर में रहते हैं, और आपको अपना डेस्टिनेशन खुद ही तय करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। लोगों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग क्या कहेंगे इसके डर से न जाने कितने आइडियाज़ जो कि आज बहुत आगे बहुत कामयाबी पे पहुंचते, वो मिट्टी में दफन हो गए। इसलिए लोगों की परवाह मत कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए, बस वो रास्ता सही होना चाहिए और अपने आप को शांति मिलनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन करके रखिएगा और प्रैक्टिस सीट के लिए इंतजार कीजिएगा। तो सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।